नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने और आकांक्षी जिलों को और अधिक विकसित करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आज से असम के दौरे पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक 17 अक्टूबर से नई दिल्ली में। ऊर्जा मंत्री ने कहा, सौर और मिनी ग्रिड सबके लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। आकाशवाणी आज से 23 भाषाओं में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन प्रसारित करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। न्यूजीलैंड ने कहा, भारत उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण साझेदार देशों में से एक। राष्ट्रीय खेलों में सेना 41 स्वर्ण सहित 96 पदकों के साथ शीर्ष पर। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने लखनऊ में पहले एक दिवसीय मैच में भारत को 9 रन से हराया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशासनिक अधिकारियों से एक जिला एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जिले के उत्पादों के निर्यात के अवसर तलाशने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से आकांक्षी जिलों के और विकास के लिए अपनी कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है। कल नई दिल्ली में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2020 बैच के अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों को अमृत काल में देश की सेवा करने और पंच प्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर मिला है। अमृत काल में विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने में प्रशासनिक अधिकारियों की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री लीक से हटकर सोचने और समग्र दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर बल दिया। श्री मोदी ने इस तरह के समग्र दृष्टिकोण के महत्व को स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने नवाचार के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि ये कैसे सामूहिक प्रयासों और देश की कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया है। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना की चर्चा करते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्ष में देश में स्टार्टअप्स की संख्या में किस तरह से काफी बढ़ोतरी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि शासन का ध्यान अब दिल्ली से बाहर देश के सभी क्षेत्रों में केंद्रित हो गया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि महत्वपूर्ण योजनाएं अब दिल्ली के बाहर शुरू हो रही हैं। केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सिक्किम के गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI द्वारा किया जाएगा। NCDFI के अध्यक्ष मंगलजीत राय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है। सम्मेलन का विषय लचीला पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी समितियां, चुनौतियां और अवसरों की खोज है, जिसका उद्देश्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जिसमें अन्य लोगों के बीच सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नाबार्ड, सहकारी दुग्ध संघों और राज्य डेयरी संघों के लगभग 12 पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह सिक्किम दौरे के अवसर पर राजभवन परिसर में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा और राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ का उद्घाटन भी करेंगे। आकाशवाणी के लिए गांतोक से उषा शर्मा के साथ मैं दिलीराम दुलाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से असम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोनों नेता आज शाम गुवाहाटी में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे और रविवार को डेरगांव में होने वाली पुलिस अधीक्षकों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और रामेश्वर तेली, राज्य भाजपा अध्यक्ष भवेश कलिता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कल दोनों नेता गुवाहाटी के वशिष्ठ सारियाली में पार्टी के नए राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बाद में वे गुवाहाटी के खानापारा में 45,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बैठक में भी हिस्सा लेंगे। अमीनुल हक जोद्दार, गुवाहाटी। देश में काफी समय से लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि देश में लगभग 6,08,000 से उपभोक्ता मामले लंबित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि लोक अदालत व्यवस्था और आपसी समझौते से मामले सुलझाने का लाभ देखते हुए ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता मामलों का निपटारा संभव हो पाएगा। उपभोक्ता कार्य विभाग एसएमएस या ईमेल के जरिए उपभोक्ताओं, कंपनियों और संस्थाओं तक पहुंच बना रहा है। ऐसे 3 लाख पक्षकारों के फोन नंबर या ईमेल विभाग के पास हैं, जिनके मामले आयोग में लंबित हैं। निर्वाचन आयोग आज से मतदाताओं के लिए वर्ष भर चलने वाला जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहा है। मतदाता जंक्शन नाम से इस कार्यक्रम का प्रसारण 52 कड़ियों में आकाशवाणी से किया जाएगा। 15 मिनट का ये साप्ताहिक कार्यक्रम हर शुक्रवार शाम 7 से 9 बजे तक आकाशवाणी के विविध भारती, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड और अन्य प्रमुख चैनलों से प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम देश भर में 23 भाषाओं में उपलब्ध होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पिछले सोमवार को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल और आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक वसुधा गुप्ता भी उपस्थित थीं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम से देश भर के मतदाताओं को जागरूक करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक एपिसोड में चुनाव प्रक्रिया के एक खास पहलू की जानकारी दी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच को देखने के कारण इलेक्शन कमीशन ने एक 52 एपिसोड्स का एक ही आपसे सीधे संवाद करने का भी प्रोग्राम बनाया है। तो हर फ्राइडे को हम आपसे सीधे संवाद करेंगे। एक सामयिक विषय जो होगा, जो उस समय में चल रहा है, जिसकी आवश्यकता है, उसके बारे में संवाद करेंगे और जो उस प्रश्नों के विषय में आपको बताना है वो भी बताएंगे और किस हफ्ते में क्या विषय लेने जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे और उसमें विशेषज्ञों को भी जोड़ेंगे ताकि एक वार्ता हो सके और संवाद हो सके, जिसका दोनों जो उद्देश्य हैं कि आपकी बात हम सुन सकें और हमारी बात को जो उसमें निदान है वो आप सुन सकें। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा आज सवेरे हैदराबाद में त्वरित कार्रवाई बल आरपीएफ की 30वीं वर्षगांठ परेड का निरीक्षण करेंगे। 1992 से अब तक आरपीएफ की 15 बटालियन गठित की गई हैं। देश के 15 शहरों में निर्धारित स्थलों पर आरपीएफ की बटालियन तैनात हैं। आरपीएफ जनता में सुरक्षा और विश्वास का भाव जगाता है। चूंकि सदैव चौकस रहने वाले इसके जवान संकट की स्थिति में फौरन मोर्चा संभाल सकते हैं। भारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ये बल कम घातक हथियारों से लैस रहता है ताकि कम से कम नुकसान हो। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। तो गर्ल क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे। जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। जागृति का कहना है कि मिलावटी नकली सामान के निर्माता या विक्रेता को सक्षम न्यायालय द्वारा सजा का प्रावधान है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक 17 से 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगी। बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक के बारे में कल जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
पृथ्वी के ऊर्जा परिवर्तन के लक्ष्य के लिए बहुत आवश्यक है। श्री सिंह ने कहा कि सौर ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। उन्होंने कहा कि सोलर और मिनी ग्रिड विश्व में सबके लिए उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष से खाद्य ऊर्जा सुरक्षा का संकट और गहरा गया है। उन्होंने कहा कि भारत का ये दृढ़ विश्वास है कि विश्व के समग्र विकास के लिए ऐसे संघर्षों का समाधान आपसी बातचीत और राजनयिक प्रयासों के जरिए किया जाना चाहिए। श्री ओम बिड़ला कल जकार्ता में G20 देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों के 8वें शिखर सम्मेलन P20 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण पूरी दुनिया में खाद्य ऊर्जा सुरक्षा का संकट पैदा हुआ है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से यह समस्या और विषम हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थक रहा है। भारत ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुपक्षवाद का समर्थन करने का आह्वान किया है ताकि दुनिया आने वाली चुनौतियों का सामना करने और उनका समाधान खोजने के लिए एकजुट हो सके। न्यूजीलैंड ने कहा है कि भारत उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण साझेदार देशों में से एक है। ऑकलैंड में कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नानाइया महुता ने कहा कि उन्हें डॉक्टर जयशंकर की मेजबानी करने में बेहद खुशी हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के वीजा से जुड़ी दिक्कतों का मुद्दा उठाया। इन विद्यार्थियों को कोरोना महामारी के दौरान न्यूजीलैंड छोड़ना पड़ा था और इन्हें दोबारा वीजा मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विदेश मंत्री ने उन भारतीय विद्यार्थियों के लिए भी वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया जो न्यूजीलैंड में अध्ययन के लिए आना चाहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न से भी भेंट की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संदेश दिया। विदेश मंत्री कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम पुरस्कार 2022 समारोह में शामिल हुए। उन्होंने ऑकलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे रहा है। आतंकवाद पर हुई बहस पर उन्होंने कहा कि भारत पिछले 3 दशक से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का शिकार होने के कारण सामाजिक, आर्थिक और मानवीय नुकसान के बारे में अच्छी तरह जानता है। श्री मुरलीधरन सुरक्षा परिषद में गैबोन की अध्यक्षता में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा विषय पर बहस का जवाब दे रहे थे। भारत इस वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष है। भारत 28 और 29 अक्टूबर को मुंबई और नई दिल्ली में होने वाली आतंकवाद विरोधी विशेष बैठक में अमेरिका, चीन और रूस सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। यूक्रेन में भारत के राजदूत हर्ष जैन ने यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव से मुलाकात की। श्री हर्ष जैन ने संघर्ष से तबाह देश की मौजूदा स्थिति और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारतीय राजदूत ने कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को से भेंट कर यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया। यह बैठक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर हुई बातचीत के बाद हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को श्री जेलेंस्की के साथ हुई बातचीत में विश्वास व्यक्त किया कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने और आकांक्षी जिलों को और अधिक विकसित करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आज से असम के दौरे पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक 17 अक्टूबर से नई दिल्ली में। ऊर्जा मंत्री ने कहा, सौर और मिनी ग्रिड सबके लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। आकाशवाणी आज से 23 भाषाओं में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन प्रसारित करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। न्यूजीलैंड ने कहा, भारत उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण साझेदार देशों में से एक। राष्ट्रीय खेलों में सेना 41 स्वर्ण सहित 96 पदकों के साथ शीर्ष पर। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने लखनऊ में पहले एक दिवसीय मैच में भारत को 9 रन से हराया।
आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 9 अक्टूबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है खादी। कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ रविवार 9 अक्टूबर रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने चाहिए जिसके बारे में मन की बात कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात करनी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ SP सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 2021-22 के चीनी सीजन में चीनी मिलों ने 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया। इससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया और दुनिया का दूसरा बड़ा चीनी निर्यातक देश बन गया है। इस दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन भी हुआ है। सिंह साहब, सरकार का जैसे कि जोर इस बात पर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारत के कृषि उत्पाद हैं उनकी क्षमता बढ़े और इससे किसानों की आय बढ़े। इसमें चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन और निर्यात कैसे अहमियत रखता है? चीनी का एक्सपोर्ट 2017-18 में 6 लाख टन था, 18-19 में बढ़कर यह 38 लाख टन हो गया, 19-20 में 60 लाख टन पहुंच गया, 2020 और 21 में 70 लाख टन था, जो 2021 से यानी 22 जो सीजन अभी खत्म हुआ है 31 सितंबर को, उस पूरे चीनी वर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं या गन्ना वर्ष बोलते हैं, वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है। तो 30 सितंबर तक भारत से 110 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट हो चुका है। यानी एक्सपोर्ट होने का मतलब ये हो गया कि मिलों के हाथ में कैश यानी नकदी पैसा मिल रहा है। होता ये था कि चीनी का उत्पादन पहले भी हो रहा था और चीनी का उत्पादन फालतू यानी एक्सेस होता था, सरप्लस होता था, जितनी हमारी घरेलू जरूरतें होती थी उसके मुकाबले कहीं ज्यादा। लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि बाजार डल होता था, बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम बेच नहीं पाते थे। कई वजहें थी उसको हम गिना सकते हैं, क्योंकि हमारी लागत मूल्य ज्यादा होता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डिमांड थी हमारी लागत के मुकाबले सस्ता भाव होता था, लिहाजा हमको घाटा होता था, इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे। अब भी स्थिति ये हो गई है कि भारत सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी अख्तियार की है कि किसानों को पैसा मिलता रहे, क्योंकि होता यह था कि जब पैसा किसानों को मिलों के पास, वो चीनी तो बना लेती थी लेकिन वो चीनी बेचे कहाँ, जब बिकती नहीं थी तो सस्ते में चीनी बेचनी पड़ती थी। इसके चक्कर में किसानों को भुगतान करने में मुश्किलें पेश आती थी। चीनी मिलों और डिस्टिलरीज के पास अब गन्ने से चीनी बनाने के अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए एथनॉल उत्पादन करने का भी एक अच्छा विकल्प मौजूद है और हम देख रहे हैं कि बीते वर्षों में गन्ने से एथनॉल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। और हम आपसे सिंह साहब ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से चीनी मिलों को अब एथनॉल से एक अतिरिक्त मुनाफा हो रहा है, तो किस तरह से अब इससे किसानों को समय पर भुगतान मिल रहा है और उनका अब कोई बकाया नहीं रहता है चीनी मिलों के पास? सरकार ने एक नई पॉलिसी अख्तियार की जिस पर सख्ती से लागू भी किया। एथेनॉल का उत्पादन किया कि गन्ने से यानी जो चीनी हम एक्सेस बनाते हैं यानी जो सरप्लस चीनी बनती है की जगह हम एथेनॉल का उत्पादन कर लें। एथेनॉल का उपयोग हम पेट्रोल में मिलाने के, मिक्सिंग करने के काम करते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों का इंपोर्ट करते हैं और दूसरे देशों से मंगाते हैं और विदेशी मुद्रा देते हैं, उसमें हमको एक राहत मिली। और जो हम बेचते हैं एथेनॉल बनाकर पेट्रोल में मिलाने के लिए, उससे मिलों के पास पैसा सीधे कैश में आने लगा। यानी मिलों की जो लिक्विडिटी क्रंच में रहा करती थी, यानी उनके पास पैसा नहीं होता था, बैंक लोन तक देने से कतराते थे, अब बैंक भी बढ़ चढ़कर पैसा देते हैं। अब उनको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसानों को फ्रिक्वेंटली उनके हाथ में अब उनके गन्ने का भुगतान होने लगा है। ये पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखिए तो इस साल सबसे कम बकाया है
यह इंडस्ट्री और यह उद्योग जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सिंह साहब, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का ये आंकड़ा है कि चालू सीजन में भारतीय चीनी उद्योग के लिए ऐतिहासिक इस लिहाज से रहा है ये समय कि देश ने इस निर्यात से 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी अर्जित की है। तो चीनी के निर्यात से या कृषि उत्पादों के निर्यात से विदेशी पूंजी भारत में आ रही है। वो भविष्य में भारत की फलती फूलती कृषि उत्पादों की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच है उसको सुनिश्चित करने में ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर 40,000 करोड़ सीधे निर्यात करने से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो गई, यही वजह है कि इस बार 1,12,000 करोड़ का भुगतान अब तक हो चुका है। तो किसान को इस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है और उनको इसी तरह की खेती करने पर जोर दिया जा रहा है कि वो ऐसी खेती करें जिनको विदेशी बाजार में उनको बाजार उपलब्ध हो सके। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आप जुड़े और इस विषय पर विस्तार से आपने अपनी राय व्यक्त की। धन्यवाद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा पर्वतीय चोटी में फंसे पर्वतारोहियों का तलाश अभियान जारी है। अब तक कुल 16 शव निकाले जा चुके हैं। 4 अक्टूबर को ये पर्वतारोही हिमस्खलन के बाद द्रौपदी का डांडा पर्वतीय चोटी पर फंस गए थे। इस बीच उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने पर्वतारोहण गतिविधियों को फिलहाल रोक दिया है। मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के कुछ जनपदों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय खेलों में सेना अब तक 41 स्वर्ण सहित कुल 95 पदक जीतकर शीर्ष पर है। हरियाणा दूसरे स्थान और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। कल बी साई प्रणीत और आकर्षि कश्यप ने बैडमिंटन में सिंगल्स के खिताब जीते। पुरुष सिंगल्स में तेलंगाना के शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रणीत ने कर्नाटक के मिथुन मंजुनाथ को पराजित किया। तेलंगाना ने बैडमिंटन के सिंगल्स, मिक्स्ड डबल्स और महिला डबल्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। तीरंदाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में पंजाब की सिमरनजीत कौर ने रिकर्व राउंड जीतकर कांस्य पदक हासिल किया। लखनऊ में 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 9 रन से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 40 ओवर में 4 विकेट पर 249 रन बनाए थे। जवाब में भारत 8 विकेट पर 240 रन ही बना सका। वर्षा के कारण मैच 40 ओवर का कर दिया गया था। अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम भारत में तेलुगु सिनेमा के सफर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तेलुगु फिल्मों का निर्माण मूल रूप से उन लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता है जो तेलुगु भाषा बोलते और समझते हैं, खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में। सन 1933 में पहली तेलुगु फीचर फिल्म सावित्री का निर्देशन किया था चित्ताजलु पुल्लैया ने। 2021 तक आते आते कमाई के मामले में तेलुगु सिनेमा भारत में सबसे विशाल फिल्म उद्योग के तौर पर उभरा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में लगभग 2,900 स्क्रीन हैं। तेलुगु भाषा में निर्मित कुछ महानतम फिल्मों में शामिल हैं पाताल भैरवी, मल्लीश्वरी, देवदासु, माया बाजार, नर्तनशाला, मारो चरित्रा, माँ भूमि, शंकराभरणम, सागर संगमम, शिवा और बाहुबली श्रृंखला। नीवे नाननु तलकिनदी, नीवे नाननु पिलकिनदी, నీవే నా మదిలో నిలచి హృదయము కలవరపరచినది నీవేనా। तेलुगु सिनेमा के कुछ सबसे बड़े सितारों की जहां तक बात है तो बेसाख्ता जुबान पर जो नाम आ जाते हैं वो हैं एनटी रामाराव, ए नागेश्वर राव, चिरंजीवी, महेश बाबू, पवन कल्याण और प्रभास। सावित्री, वनीश्री, श्रीदेवी और जया प्रदा जैसी शीर्ष अभिनेत्रियों को चाहने वालों की तादाद भी खासी बढ़ी रही है। दरअसल तेलुगु फिल्में अपनी भव्यता और शानदार गीत संगीत के लिए जानी जाती हैं।
शंकरा नाद शरीरा परा वेद विहारा हरा जीवेश्वरा शंकरा तेलुगु फिल्में अपने विविध विषयों और शैलियों के लिए भी मशहूर हैं, चाहे वो व्यावसायिक फिल्में हों या कलात्मक सिनेमा, और चाहे इन दोनों के बीच की सीधी सादी मनोरंजक फिल्में। तेलुगु सिनेमा के चाहने वालों में इन सब के दर्शक मौजूद हैं। के.एस. प्रकाश राव, दासरी नारायण राव, के. विश्वनाथ, राम गोपाल वर्मा और सुकुमार जैसे हरफन मौला निर्देशकों ने तेलुगु फिल्मों का असर और उनकी लोकप्रियता दोनों को बढ़ा दिया है। एस.एस. राजामौली ने अपनी महान कृति बाहुबली के साथ तेलुगु सिनेमा को तो अंतर्राष्ट्रीय मकाम पर पहुंचा दिया। धड़ी 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 राफड़ी साहोरे बाहुबली जय हारदिनी के पट्टाली पट्टाली तुवरारंगी जय पट्टाली गगनाने छत्र पट्टाली। घंटाशाला, के.वी. महादेवन, रमेश नायडू चक्रवर्ती, इलयराजा कीरवानी और ए.आर. रहमान जैसे संगीतकारों ने तेलुगु सिनेमा को जैसे अमर बना दिया है और उसका संगीत सभी की जुबान पर है। तकिट तदिमि तंदना हृदय लयल जतुल गतुल तिल्लाना तकिट तदिमि तंदना हृदय लयल जतुल गतुल तिल्लाना तड़बड़ु अड़ुगुल तप्पनि। आकाशवाणी ने तेलुगु फिल्म संगीत को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। कल की कड़ी में हम लेकर आएंगे कहानी तमिल सिनेमा की शुरुआत और अब तक के सफर की। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा। और मनोज, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2020 के आईएएस अधिकारियों के संबोधन में ये कहना कि राजपथ की मानसिकता अब कर्तव्य पथ की भावना लोक सत्य सहित अधिकतर अखबारों में है। पत्र ने श्री मोदी की इस सलाह को भी दिया है कि जमीनी स्तर पर स्थानीय लोगों के साथ अपने संबंधों को करे मजबूत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चेतावनी की दुनिया भर में मंदी का खतरा जनसत्ता में है। पत्र को आशंका है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण विश्व व्यापार में होने वाली वृद्धि वर्ष 2023 में घटकर 1% तक रह सकती है। उधर दैनिक भास्कर की खबर है, पहली बार छोटे शहरों में त्योहारी लोन का ट्रेंड दिल्ली और मुंबई जैसा। पत्र में बाजार में धन वर्षा शीर्षक से लिखा है, त्योहारों पर बम्पर शॉपिंग की तैयारी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री से करोड़ों की घड़ियां जब्त, एक की कीमत 27 करोड़ से भी ज्यादा। राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है, ये पहला मामला है जब कस्टम विभाग ने इतनी महंगी घड़ी जब्त की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, अरावली पहाड़ी में भी चीते फर्राटा भरेंगे। पत्र ने हरियाणा सरकार के इस फैसले को दिया है कि दुनिया भर से लाए जाएंगे विभिन्न प्रजातियों के जानवर। फ्रांस की एनी अर्नो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर दैनिक जागरण ने समिति की इस वक्तव्य को दिया है कि साहस और सच की ईमानदार स्वीकारोक्ति के लिए चुनी गई अर्नो। देश में चल रहे साइबर अपराध गिरोह को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत अब तक 26 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंदुस्तान की खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने और आकांक्षी जिलों को और अधिक विकसित करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आज से असम के दौरे पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक 17 अक्टूबर से नई दिल्ली में। ऊर्जा मंत्री ने कहा, सौर और मिनी ग्रिड सबके लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। आकाशवाणी आज से 23 भाषाओं में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन प्रसारित करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। न्यूजीलैंड ने कहा, भारत उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण साझेदार देशों में से एक।
राष्ट्रीय खेलों में सेना 41 स्वर्ण सहित 96 पदक के साथ शीर्ष पर। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने लखनऊ में पहले एक दिवसीय मैच में भारत को 9 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।